हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सन 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के तुरंत बाद घायलों की मरहम पट्टी करते हुए अपने देश की राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों पर चौकन्नी दृष्टि रखते हुए तस्लीमा नसरीन जिस निष्कर्ष पर पहुंची वह क्या था? वो ये था कि दंगा दो भिन्न संप्रदायों के बीच एक समान नागरिक की हैसियत से समान मौलिक अधिकारों को प्रयोग करते हुए अपनी गरिमा और अस्तित्व की लड़ाई है। दोस्तों, लज्जा तस्लीमा नसरीन द्वारा रचित एक बंगला उपन्यास है। यह उपन्यास पहली बार 1993 में प्रकाशित हुआ और कट्टरपंथी मुसलमानों के विरोध के कारण बांग्लादेश में लगभग 6 महीने के बाद ही इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया और बांग्लादेश की सरकार ने, जो इसकी लेखिका तस्लीमा नसरीन थी, उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद उन्हें भारत में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। लज्जा उपन्यास का आरंभ होता है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़े जाने पर बांग्लादेश के मुसलमानों की आक्रामक प्रतिक्रिया से। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने हिंदू भाई बहनों पर हमला कर दिया और सैकड़ों धर्म स्थलों को भी नष्ट कर दिया। इस कृति के संबंध में स्वयं तस्लीमा का कहना है कि लज्जा को विरोध के प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है और यह विरोध है उस हिंसा, नफरत और मारपीट के खिलाफ जो धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में जारी है। दोस्तों, हम तस्लीमा नसरीन के लज्जा उपन्यास में वर्णित सांप्रदायिकता के विषय में आज के अध्याय में चर्चा करेंगे, लेकिन उपन्यास पर चर्चा करने से पहले हम इसकी लेखिका तस्लीमा नसरीन के विषय में भी कुछ जानेंगे। दोस्तों, तस्लीमा नसरीन एक बांग्लादेशी लेखिका हैं जो नारीवाद से संबंधित विषयों पर अपने प्रगतिशील विचारों के लिए हमेशा ही चर्चित और विवादित रही। उनका जन्म 25 अगस्त 1962 को बांग्लादेश के मायमनसिंह नामक स्थान पर हुआ और उनके पिता एक डॉक्टर थे, साथ ही साथ वे कट्टर मुस्लिम भी थे। 1978 में उन्होंने भी MBA की डिग्री प्राप्त की और मायमनसिंह के क्लिनिक में गायनेकोलॉजी के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। काव्य लेखन से उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई। महिलाओं की समस्याओं पर कविताएं लिखकर 1990 के आसपास वे गद्य रचना करने लगी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने लेखन भी किया। कथा लेखन में सक्रिय भागीदारी से वे धीरे धीरे फिर मशहूर होती गई। 1993 में उनका लज्जा उपन्यास प्रकाशित होने से पहले उनके 3 निबंध संग्रह और 4 उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन लज्जा उपन्यास ने उनके जीवन को ही बदल दिया। बांग्लादेश में उन पर जारी फतवे की वजह से आजकल वे कोलकाता में निर्वासन की जिंदगी बिता रही हैं। स्त्री के स्वाभिमान और अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए तस्लीमा नसरीन ने अपना बहुत कुछ खोया। अपना भरा पूरा परिवार, दाम्पत्य जीवन, नौकरी, सब कुछ उन्होंने अपना दांव पर लगा दिया। लज्जा उपन्यास लिखने पर सरकार ने उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया और उपन्यास पर प्रतिबंध लगाया, वो अलग। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, लज्जा उपन्यास तस्लीमा नसरीन का एक विवादास्पद उपन्यास है। इसमें लेखिका ने बाबरी मस्जिद के 6 दिसंबर 1992 को तोड़े जाने के बाद बांग्लादेश के मुसलमानों की आक्रामक प्रतिक्रिया को दिखाया है। इस उपन्यास ने न केवल बांग्लादेश में हलचल मचा दी थी, बल्कि भारत में भी व्यापक उत्ताप की सृष्टि की है। यह उनकी एक उत्तेजक कृति मानी जाती है, जिसके लिए लेखिका को बांग्लादेश की कट्टरवादी सांप्रदायिक राजनीति ने सजाए मौत की घोषणा भी की थी। यह उपन्यास बहुत ही शक्तिशाली ढंग से बांग्लादेश की हिंदू विरोधी सांप्रदायिकता पर प्रहार करता है और उस नरक का अत्यंत मार्मिक चित्रण करता है जो एक लंबे अरसे से बांग्लादेशी हिंदुओं की नियति बन चुका है। यह मुस्लिम सांप्रदायिकता पर जितनी तल्खी से आक्रमण करता है, उतनी ही तीव्रता से हिंदू सांप्रदायिकता की परतें भी उघाड़ता हुआ दिखाई देता है। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, तो उसके बाद बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं पर टूट पड़ते हैं, उन पर अपना कहर बरपाते हैं और सैकड़ों
धर्म स्थलों को वे नष्ट कर देते हैं। अब भारत में जो दंगा हुआ उसका परिणाम दूसरे राज्यों को भी भोगना पड़ा। इस उपन्यास में तस्लीमा नसरीन ने सुधामय के परिवार की कहानी दर्शाई है, जो कि मुसलमानों की सांप्रदायिकता को सहने के लिए अभिशप्त हैं। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद दंगे भड़क जाते हैं। एक समय के प्रगतिवादी सुधामय बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उनका एक बेटा है सुरंजन, जो कि कम्युनिस्ट है और अपने दोस्तों से दूर घर में बैठा है, और जो उनकी बेटी माया है उनको कुछ मुसलमान गुंडे उठाकर ले जाते हैं। सुधामय अपने वतन बांग्लादेश को छोड़कर भारत जाने का निर्णय लेते हैं। सुधामय का जो बेटा है सुरंजन, उसका एक दोस्त है हैदर, जो कि राष्ट्र धर्म इस्लाम को लेकर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। हैदर एवं सुरंजन का राजनीति प्रिय विषय रहा है। सुरंजन के अनुसार इस देश का सांप्रदायिक दल मुंह से कह तो रहा है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए भारतीय सरकार दोषी है और इसके लिए बांग्लादेश के हिंदू उत्तरदायी नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू और मंदिरों के प्रति हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हमें इस्लामिक चेतना से जागृत होकर सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा करनी होगी। ये सब कहना था उसके बेटे सुधामय के बेटे सुरंजन का। गोपालगंज जिले में क्या करते हैं, हिंदुओं के घरों में चोरी, डकैती, लूटमार, 420 गैर कानूनी ढंग से घरों पर कब्जा करने, झूठा मामला दायर करने, बलात्कार करने, मंदिरों को तोड़कर आग लगाने की घटना तो होती ही है। साथ ही साथ इस बीच में पुलिस का अत्याचार भी आम जनता पर खूब चला। कोटालीपाड़ा उप जिला के अध्यक्ष मंट काजी के पालतू गुंडों ने कुशला यूनियन के गांव में दिन दहाड़े खुलेआम हिंदुओं पर हमला किया, उनकी बेटियों पर जुल्म ढाया और उन्हें डरा धमकाकर उनसे रुपया ऐंठा, कीमती वस्तुओं को लूटकर स्टाम्प पेपर पे उनके झूठे सिग्नेचर हस्ताक्षर भी करवा लिए और उसके बाद कई लड़कियों को नौकरी देने के बाद अपने कार्यालय में बुलाया और उनको बंद कर उनका बुरी तरह बलात्कार किया। सुधामय की बेटी माया एक लड़की मिनती की ट्यूशन लेती है और एक दिन जब वह उसे गणित पढ़ा रही थी तो वह देखती है कि वो कुछ अपनी पेंसिल हिला रही है कापी पर, तो उसे पूछती है कि क्या, और कुछ गुनगुना रही थी। तो वह पूछती है कि क्या तुम्हारे स्कूल में हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियनों के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती? तो वह लड़की कहती है नहीं। माया के मन में एक अजीब सा भाव उठता है। देश के एक बड़े स्कूल की असेंबली में मुसलमान धर्म का पालन होता है और उस स्कूल की हिंदू लड़कियों को भी चुपचाप उस धर्म पालन में भाग लेना पड़ता है। साथ ही साथ वह जो माया थी वो एक लड़की दूसरी लड़की को और ट्यूशन पढ़ाती थी। उसका नाम था सुमैया, जो कि परवीन की रिश्तेदार होती है। परवीन सुरंजन से प्यार करती है, यानी कि माया के भाई से प्यार करती है। एक दिन वह उसको आकर कहती है माया को कि अब मैं तुमसे ट्यूशन नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे अब्बा ने कहा है कि हम तुम्हारे लिए कोई मुसलमान टीचर रखेंगे। इधर परवीन कभी कभी सुरंजन से भागने को भी कहती है और कहती है कि चलो हम कहीं भाग जाते हैं और कहीं और चलकर अपना घर बनाते हैं। परवीन सुरंजन से कहती है कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, लेकिन क्या कोई सच में मरता है? नहीं, वह भी एक अच्छी लड़की की तरह शादी कर लेती है और शादी से 2 दिन पहले भी वो सुरंजन को मुसलमान बनने को कहती है, जिसके लिए सुरंजन साफ मना कर देता है। सुरंजन जानता था कि उसे छोड़ देने के लिए उस पर उसके परिवार की ओर से दबाव डाला जा रहा था और फिर परवीन की शादी मुसलमान व्यवसायी से हो जाती है। दोस्तों, परवीन सुरंजन के दोस्त हैदर की बहन होती है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका सुरंजन के माध्यम से बांग्लादेश के मुस्लिम राजनीति का चित्रण खुले हाथ से करती है। पारिवारिक कठिनाइयों के बीच भी सुरंजन वहां काम करने को तैयार नहीं होता। उसका मित्र पुलक कहता है कि दरअसल तुम्हें कुछ करना चाहिए था, नौकरी चाकरी। वह कहता है मुसलमानों के देश में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है और इन मूर्खों के अंडर नौकरी मैं कैसे करूंगा। पुलक आश्चर्यचकित होता है और सुरंजन से कहता है कि तुम मुसलमानों को गाली दे रही हो, डरते क्यों हो? गाली तो तुम्हारे सामने दे रहा हूं, उनके सामने नहीं दे रहा।
अब उनके सामने गाली देना संभव है क्या? वे मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे, यह कहना था सुरंजन का अपने दोस्त पुलक को। इन सब बातों के जरिए लेखिका यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि सांप्रदायिकता का संबंध मूलतः धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल से है। जब धर्म और राजनीति का अनुचित सम्मिश्रण होता है, समाज में तरह तरह की बर्बरताएं फैलती हैं। इस प्रकार दोस्तों इस उपन्यास से हमें पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल्पसंख्यकों की स्थिति लगभग एक जैसी है, फिर चाहे वह बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू और ईसाई हो या फिर भारत में रहने वाले मुसलमान हो। तो दोस्तों ये हमने जाना तस्लीमा नसरीन के उपन्यास लज्जा में जो सांप्रदायिकता के विषय में उन्होंने लिखा है उसके विषय में हमने यहाँ पर आज चर्चा की। दोस्तों हिंदी भाषा के और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हम अपने अगले अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।